बच्चों मैं आप लोगों से बात करूंगा अब एक अगली अकाउंटिंग टर्म के बारे में जिसका नाम है लायबिलिटीज़। पिछले वीडियो में मैंने जो डिस्कस किया था अबाउट एसेट्स डिस्कस किया था बच्चों कि एसेट्स क्या होती हैं, किस किस तरह की होती हैं। ऐसे ही आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अबाउट लायबिलिटीज़ कि लायबिलिटीज़ क्या होती हैं और लायबिलिटीज़ भी कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, लायबिलिटीज़ के बारे में जब बात करते हैं तो लायबिलिटी का मतलब होता है इट इज़ द अमाउंट विच अ बिजनेस owes to others और टू द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर यानी ओनर्स, जिसमें आपका पार्टनर्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर बिजनेस अकेला चला रहे हैं तो प्रोप्राइटर सोल प्रोप्राइटर हो सकता है। और अगर आप कंपनी के फॉर्म में बिजनेस चला रहे हैं तो जो शेयर होल्डर्स को आप पैसा ड्यू करते हो दैट इज़ कॉल्ड। एंड एज वेल एज जिन लोगों से आपने लोन लिया है वो सबको भी जो आप अमाउंट ड्यू करते हो वो सब लायबिलिटीज़ कहलाती है। देखिए, जो लायबिलिटीज़ हैं इसका मतलब ये अमाउंट आपको पे करना है, या तो ओनर्स को पे करना है या फिर बाहर वालों को पे करना है। तो जो पैसा ओनर्स को पे किया जाता है वो कहलाता है इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि ओनर जो है उसी ने बिज़नेस को स्टैब्लिश किया है और अपनी तरफ से बिज़नेस में पैसा लगाया है। तो जो पैसा हमें बिजनेसमैन को देना पड़ेगा वह इंटरनल बात है। ठीक है ना, दे आर नॉट आउटसाइडर्स। बिजनेस को क्रिएट करने वाला ही बिजनेसमैन है, इसलिए एक इंटरनल मैटर होता है ये। इसलिए जो भी पैसा ओनर को दिया जाना होता है उसे इंटरनल लायबिलिटी भी कहते हैं, और एक और नाम से उसको जाना जाता है जिसे कैपिटल कहते हैं, वो उसका कॉमन नाम है। तो मेनली अगर आपसे कोई लायबिलिटीज़ बोले तो आप उसको इंटरनल लायबिलिटी के तौर पे मत समझिएगा। उसका मतलब मेनली होता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, जो पैसा हमें बाहर वालों को देना होता है। बाहर वाले कौन कौन हो सकते हैं? जिनसे हमने कोई लोन लिया होगा, जिनसे हमने सर्विसेज ली होंगी मगर पेमेंट नहीं किया होगा, जिनसे हमने कोई सामान लिया होगा मगर उसका पेमेंट नहीं किया होगा। तो ऐसे लोग कहलाते हैं आउटसाइड लायबिलिटीज़ या आउटसाइडर्स। तो सिंपली लायबिलिटीज़ का जो मतलब होता है वो आउटसाइड लायबिलिटीज़ ही होता है। लेकिन हाँ, लायबिलिटीज़ एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर इंटरनल लायबिलिटीज़ भी कवर्ड होते हैं, बट उसके लिए एक सेपरेट नाम बनाया गया है कैपिटल। दैट्स वाई इंटरनल लायबिलिटीज़ को हम सिंपली लायबिलिटीज़ में काउंट नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल। हम यहाँ पे आउटसाइड लायबिलिटीज़ का ही मतलब बताना चाह रहे हैं लायबिलिटीज़। तो ये वो पैसा होता है जो बिज़नेस को चुकाना है, पे करना है। ये पैसा वो है जो बिज़नेस ओ करता है, यानी कि बिज़नेस के लिए ये पैसा ड्यू है, ये अमाउंट पेबल है टू आउटसाइडर। ठीक है बच्चों, दिस इज कॉल्ड लायबिलिटीज़ और आउटसाइड लायबिलिटीज़ और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। अमाउंट विच इज ओड बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर्स। अब जिस तरह से एसेट्स का ड्यूरेशन वाइज शॉर्ट टर्म एसेट्स जिन्हें हम करंट एसेट्स कहते हैं और लॉन्ग टर्म एसेट जिन्हें नॉन करंट एसेट्स कहते हैं, उसी तरह से लायबिलिटीज़ भी दो तरह की होती हैं बच्चों। एक होती है आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ जिन्हें हम करंट लायबिलिटीज़ कहते हैं, दूसरी होती है हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ जिसे हम नॉन करंट लायबिलिटीज़ कहते हैं। तो ऐसी लायबिलिटीज़, ऐसा अमाउंट ड्यू जो हमें विद इन अ ईयर ही लौटाना होता है, दैट इज़ कॉल्ड करंट लायबिलिटी। मगर ऐसी लायबिलिटीज़ जो हमें एटलीस्ट एक साल के बाद लौटानी होती हैं उन्हें कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ कौन सी हो गई? जो विद इन अ ईयर आपको लौटानी होती हैं, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल या एक साल के अंदर अंदर में लौटाना होता है, उन्हें कहते हैं करंट लायबिलिटीज़। और वो पैसा जो हमें कम से कम एक साल के बाद लौटाना है, 2 साल बाद भी हो सकता है, 3 साल बाद भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट आफ्टर 1 ईयर हमें लौटाना होता है, उनको कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ करंट लायबिलिटीज़ के और कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको बच्चों नॉन करंट लायबिलिटीज़ के। तो करंट लायबिलिटीज़ के एग्जांपल में क्या कौन सी लायबिलिटीज़ आती हैं बताता हूँ मैं बच्चों आपको। इसके अंदर आपका आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी ऐसे एक्सपेंसेस जिनके बदले में सर्विसेज तो ले ली हैं मगर पेमेंट नहीं किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने
सर्विसेज ले ली हैं अपने एम्प्लॉयज़ की, उनको सैलरीज अभी दी नहीं है, लेकिन तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज, कोई जगह इस्तेमाल कर लिया मगर उसका रेंट नहीं पे किया है तो आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ये सब आपके करंट लायबिलिटीज़ में आते हैं। उसके अलावा अगर आपने एक अपने गुड्स उधार खरीदे हैं, मैंने आपको बताया था बच्चों गुड्स क्या होते हैं, मेन आइटम्स ऑफ ट्रेड ऑफ अ बिज़नेस होते हैं, जिसमें बिज़नेस रेगुलर बेसिस पे डील करता है, जिसकी परचेज सेल जो है बिज़नेस रेगुलरली करा करता है, या जिनको वो अपने मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में यूज़ किया करता है, ये सब चीज़ें गुड्स कहलाते हैं। तो अगर आपने जिन लोगों से गुड्स उधार खरीदे हैं, यानी उनको पैसा भी नहीं दिया है, ऐसे लोग हमारे सप्लायर्स या क्रेडिटर्स कहलाते हैं। तो ये भी हमारी करंट लायबिलिटीज़ होती हैं। उसके अलावा अगर आपने किसी काम करने के लिए कोई पैसा एडवांस ले लिया है किसी से, जिसे एडवांस इनकम या इनकम रिसीव एडवांस कहते हैं, या अनअर्नड इनकम भी कहते हैं, ऐसे एडवांसेस को भी हम करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें सर्विसेज उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी या फिर उनका पैसा लौटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं या वो काम उनको करके नहीं देते हैं जिसके लिए उन्होंने हमें पैसा दिया है। क्लियर बच्चों? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, उस ऐसे ही कुछ बिल्स होते हैं जो हम क्रेडिटर से एक्सेप्ट करके रख लेते हैं, तो इनको कहते हैं बिल्स पेबल्स। तो बिल्स पेबल्स भी आपका करंट लायबिलिटीज़ होता है। वैसे करंट लायबिलिटीज़ क्रेडिटर्स और बिल पेबल दोनों मिला के कंबाइंड टर्म बनती है, जिसको ट्रेड पेबल्स कहते हैं। उसके अलावा हमारे कोई टैक्सेस अगर में पे करने रह गए हैं या उनको कोई प्रोविज़न बनाना है टैक्सेस का, तो ये भी हमारे लिए करंट लायबिलिटीज़ होती हैं। तो क्लियर हो गया बच्चों करंट लायबिलिटीज़ के बारे में? हाँ, उसके अलावा अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म के लिए कोई लोन लिया हुआ है या बैंक का बैलेंस आपका नेगेटिव है, जिसे ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहते हैं, तो ये भी करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं बच्चों अबाउट द नॉन करंट लायबिलिटीज़, यानी कि ऐसी लायबिलिटीज़ जो हमें एटलीस्ट आफ्टर 1 ईयर लौटानी होती हैं। इसके एग्जांपल्स के बारे में, तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ में बच्चों आपका आता है सबसे कॉमन एग्जांपल लोन्स, जो आपने लॉन्ग टर्म्स के लिए लिए हैं, जो लंबे समय बाद लौटाने हैं। उसके अलावा डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं। ये सब मेनली कंपनीज जो होती हैं ये इशू करा करती हैं। ये भी एक तरह से लोन ही होता है जो कंपनीज ने लंबे समय के लिए लिया होता है आमतौर पे। ठीक है बच्चों, ऐसे सप्लायर्स, ऐसे बिल्स जिनका पेमेंट हमें 1 साल के बाद करना है, वो सब भी हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आया करता है। तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ ऐसी लायबिलिटीज़ हैं जो 1 साल के बाद पे करनी है, या एटलीस्ट बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पे करनी है। ऑपरेटिंग साइकिल वाला कंसेप्ट भी आपको मैं समझा दूंगा, लेकिन याद रखिएगा जब ऑपरेटिंग साइकिल ना दे रखी हो कभी भी क्वेश्चन में आपको, तो आपको 1 ईयर के टाइम पीरियड को ही ऑपरेटिंग साइकिल मानना होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो हम इसलिए 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर वाली बात ही करेंगे। लेस देन 1 ईयर जो पे करना है वो करंट लायबिलिटी, मोर देन 1 ईयर जो पे करना है आफ्टर, दैट इज कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटीज। क्लियर बच्चों? उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट कंटिंजेंट लायबिलिटीज के बारे में। तो देखिए बच्चों, कुछ लायबिलिटीज ऐसी भी होती हैं जिनका पेमेंट करना है या नहीं करना, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि फ्यूचर में कौन सा ऐसा इवेंट है जिसके होने या ना होने पर ये लायबिलिटीज़ डिपेंड करती हैं। तो कंटिजेंट लायबिलिटी एक्चुअली में कोई लायबिलिटीज़ होती नहीं है अभी एट प्रेजेंट, मगर ये लायबिलिटीज़ बन सकती हैं ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स। इफ दोज इवेंट हैपन्स, then these kind of liabilities become actual liabilities. If such events do not happen in future, then such liabilities will not become actual liabilities. They will remain only contingent liabilities or will wipe out from that category also. उस कैटेगरी से भी वो हट जाती हैं अगर वो इवेंट्स नहीं होते हैं इन द अपकमिंग फ्यूचर। तो इसके कुछ एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूँ बच्चों। क्लेम फॉर डैमेजेस बाय द कस्टमर्स विच आर पेंडिंग इन द कोर्ट एंड द डिसीजन इज येट टू कम। तो अगर वो डिसीजन हमारे अगेंस्ट आ जाता है, फैसला हमारे अगेंस्ट आ जाता है, तो हमें उनका वो क्लेम पेमेंट करना पड़ सकता है। दैट्स वाई इसको हम कंटिजेंट लायबिलिटी कहते हैं। ऐसे ही अगर आपने कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज अपने कस्टमर से एक्सेप्ट करवा लिए हैं और उनको आप बैंक से डिस्काउंट करा लेते हो,
तो बैंक तो आपके भरोसे पे पैसा आपको दे रहा है, और आप बैंक से ये पैसा इस भरोसे पे ले रहे हैं कि कोई बात नहीं, जब वो डेटर्स इस बिल के बदले पैसा देंगे आप बैंक का वो पेमेंट चुका देंगे, या वो बैंक का पेमेंट अपने आप बैंक को मिल जाएगा जब वो पेमेंट करेंगे उसको तो। लेकिन फ्यूचर में अगर वो लोग ना पे कर पाए अपने उस बिल का पेमेंट, तो बैंक तो आपको ही पकड़ेगा इन फ्यूचर में। तो ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि फ्यूचर में वो लोग कहीं आपका पेमेंट ना कर पाएँ तो बैंक आपके अकाउंट से वो पैसा काट सकता है, आपको वो पैसा देना पड़ सकता है। दैट्स वाई ऐसी लायबिलिटीज़ को कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। ये कहलाता है लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड बाय द बैंक। ऐसे बिल्स जिनको हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया है, ऐसे बिल्स की लायबिलिटीज़ को हम कंटीजेंट लायबिलिटीज़ कहते हैं। उसके अलावा लायबिलिटी फॉर इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपका कंटीजेंट लायबिलिटी के अंदर आता है। और कंपनीज के केस में कंपनी जो शेयर्स इशू करती है, उस शेयर्स का जो अनकॉल्ड पैसा होता है वो भी कंटीजेंट लायबिलिटीज़ हैं, क्योंकि जब वो पैसा मांगा जाएगा, ठीक है ना, तो वो जो है शेयर होल्डर्स को या ओनर्स को पे करना पड़ सकता है। दैट इन दैट केस दैट इज़ ऑल्सो अ कंटीजेंट लायबिलिटी। तो ये सब चीज़ें कंटीजेंट लायबिलिटीज़ का एग्जाम्पल होते हैं बच्चों। ध्यान रखना, ये कंटीजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो एट प्रेजेंट तो अभी लायबिलिटीज़ नहीं हैं, बट फ्यूचर में किसी इवेंट की हैपनिंग की वजह से दीज कैन बिकम अ लायबिलिटी। सच लायबिलिटीज़ आर नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, क्योंकि आमतौर पे जैसे एसेट्स बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं ऑन वन साइड, उसी तरह से लायबिलिटीज़ भी शो की जाती हैं इन द बैलेंस शीट ऑन द अपोजिट साइड। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैंने आपको एक और नाम जिक्र किया था, तो मैं सोच रहा हूँ उसको भी साथ साथ ही आपको समझा दूँ। दैट इज़ कैपिटल। कैपिटल वो पैसा होता है जो बिजनेसमैन ने, यानी ओनर्स ने या पार्टनर्स ने या शेयर होल्डर्स ने बिजनेस में लगाया होता है, जो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए या बिज़नेस को चलाने के लिए आपको चाहिए होता है। तो जो पैसा बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस को प्रोवाइड किया है, ठीक है, कैश की फॉर्म में या दूसरी एसेट्स जिनकी वर्थ है कैश की टर्म्स में, उन एसेट्स की टर्म में अगर वो पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस को दिया है, तो ऐसे पैसे को कैपिटल कहा जाता है। तो इट इज़ अमाउंट गिवन बाय द बिजनेस मैन to the business in the form of cash or in the form of assets which are worth in terms of money is called capital. इसको इंटरनल लायबिलिटी भी कहा जाता है, ये तो मैंने आप लोगों को बताया ही था बच्चों। इसको जो है नेटवर्थ ऑफ द कंपनी भी कहा जाता है। क्लियर है बच्चों। तो ये इस तरह से मैंने आप लोगों को ये तीन टर्म्स बता दी, कैपिटल, एसेट्स और लायबिलिटीज। यहाँ पर मैं आपको एक इक्वेशन के बारे में जिक्र करूँगा बच्चों, और इस इक्वेशन को आपका ये आगे जाके हमेशा ध्यान रखना है। ये इक्वेशन बहुत हेल्पफुल है। ये तीनों टर्म्स ऐसी होती हैं, एसेट, लायबिलिटीज़ और कैपिटल, जो आपको नियरली हर चैप्टर में फेस करनी पड़ेगी आगे जाके, चाहे थियोरेटिकल चैप्टर हो चाहे वो न्यूमेरिकल चैप्टर हो। तो इनके बीच में एक इक्वालिटी होती है इक्वेशन के फॉर्म में। वो क्या होती है समझिए। इक्वेशन का नाम होता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस के पास जितनी भी एसेट्स होती हैं एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तो उन एसेट्स पे या तो बाहर वालों का क्लेम होता है या फिर इनसाइडर्स का क्लेम होता है। तो एसेट्स का जितना प्रोपोर्शन ओनर्स को ड्यू करना है दैट इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी, और जितना प्रोपोर्शन आपको आउटसाइडर्स को पे करना है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्योंकि आप खुद सोचिए, एसेट्स दो ही तरह से एक्वायर की जा सकती हैं, या तो उसके लिए आपका अपना पैसा लगाया हुआ हो आपने उसमें, या फिर पैसा जो है आपने बाहर वालों से लेके लगाया हो अपने बिजनेस में। तो बिजनेस को जितनी भी एसेट्स चाहिए होती हैं उसके लिए पैसा जो है या तो बिजनेसमैन का यूज़ हो रहा होता है या फिर आउटसाइडर्स का यूज़ हो रहा होता है। तो बिजनेसमैन या आउटसाइडर्स दोनों को आपको जो पैसा ड्यू करा जाता है वो मस्ट बी इक्वल टू टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। दैट्स वाई ये कहा जाता है कि बिजनेस जितना पैसा ओन करता है इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, उतना ही पैसा वो आमतौर पे ओ करता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी और इंटरनल लायबिलिटी। तो जितना पैसा वो खुद को ओन करता है बिजनेस, खुद को मतलब बिजनेसमैन को या ओनर्स को, वो कहलाता है इंटरनल लायबिलिटी। जितना पैसा वो बाहर वालों को ओ करता है
वो कहलाता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो दैट्स वाई एसेट जो होती हैं उनको पे जो क्लेम होता है वो टोटल क्लेम हमेशा टोटल एसेट्स के बराबर होता है। क्लेम इंटरनली भी होता है, क्लेम एक्सटर्नल भी होता है। इस इंटरनल क्लेम को कैपिटल कहा जाता है और एक्सटर्नल क्लेम को लायबिलिटीज़ कहा जाता है, या एक्सटर्नल लायबिलिटीज जिन्हें आप कह सकते हैं। तो इस इक्वेशन को बच्चों बहुत ध्यान रखिएगा। ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहा करती है, कि ये कभी भी डिसबैलेंस हो ही नहीं सकती बच्चों। ठीक है बच्चों, आई होप मैंने जो इस वीडियो में आप लोगों को समझाया है अबाउट लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल, ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और ये एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच में, ये एसेट्स और लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के बीच में जो रिलेशन होता है वो भी आपको समझ में आया होगा। किस तरह से कैपिटल को इंटरनल लायबिलिटी और लायबिलिटीज़ को एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ कहा जाता है ये भी आपको समझ में आया होगा बच्चों। और इस इक्वेशन की इक्वालिटी को ध्यान रखिएगा। दिस इक्वालिटी बिटवीन द थ्री टर्म्स कैन नेवर बी डिस्टर्ब्ड। इसको बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।